Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies and I hope you all have subscribed our channel till now. लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, अगर आप पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे अपने इस चैनल के थ्रू आप सबको करवा रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी स्टडीज़ में कभी भी फुल स्टॉप नहीं आएगा। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी स्टडीज़ हमेशा कंटिन्यूअल बेस पे चलती रहें, कभी भी फुल स्टॉप ना लगे आपकी स्टडीज़ में, तो ये चैनल जो है वो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा ये मिशन है, क्योंकि ये हमारा चैनल एक सोशल चैनल है और हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल का बेनिफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसी थॉट के साथ आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, अगेन वो टॉपिक है 7th क्लास ज्योग्राफी। और आज मैं करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, टीच करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट से लेके 7 चैप्टर हम कर चुके हैं ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी। ओनली 3 चैप्टर्स हमारे जो है इस होल बुक के, सिर्फ 3 चैप्टर्स जो हैं वो रहते हैं, 8, 9 और 10th। और आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ आपको चैप्टर नंबर 8। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, दैट इज़ 7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक है 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट रीजन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बार इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसको अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा और इसको अच्छे से अपने माइंड में रिटेन करके भी रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। देखिए, स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि एक स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे इतने काम की नहीं है, लेकिन ये जो पिक्चर है ये हमारे काम की है। आप अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में दिया हुआ है आपको पीपल ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब आप अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि कितनी वैरायटी है हमारे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, आप कह सकते हो वैरायटी ऑफ पीपल आर लिविंग, ठीक है। आप ये देख सकते हो किसी के भी रंग जो हैं आपस में मैच नहीं हो रहे, ठीक है, किसी का स्टाइल आपस में मैच नहीं हो रहा। हर एक का एक स्टाइल है, ठीक है, हर एक लोगों का अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे 2 लोग आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। ये क्या शो कर रही है? ये हमारा शो कर रहा है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, और ये शो करता है कि हम पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से इतने डिफरेंट होके भी हम एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में रहते हैं। एंड दिस पिक्चर आल्सो शो दैट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। और इसी डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से रीजन में क्या क्या डाइवर्सिटी है, कैसे कैसे वहाँ पे लोकेशंस हैं, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जो हमारा मेन पार्ट है उसके ऊपर मैं आ रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइफ इन अमेज़न बेसिन, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में, अमेज़न रीजन के बारे में, जिसको हम अमेज़न बेसिन कहते हैं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेज़न बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप।
एक बार आपको मैं मैप दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये आपका जो अमेज़न बेसिन है ये आपका साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो, कितनी ज़्यादा अमाउंट में इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ये जो आप ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हो साउथ अमेरिका में, ये सारा क्या है, आपका अमेज़न बेसिन है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज एवरी क्लोज टू द इक्वेटर, क्योंकि ये आपका ऐसा रीजन है जो इक्वेटर के आसपास है, तो ये क्या होगा, हॉट एंड ह्यूमिड होगा, बिल्कुल, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। सो इट इज़ रेफर टू एज अ इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़, आप ये कह सकते हो, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ अमेज़न रीजन, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ अमेज़न रीजन। तो इसका अनदर नेम क्या है, इक्वेटोरियल रीजन। अब इक्वेटोरियल रीजन क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज ये इक्वेटर के नियर है, ठीक है। और जो भी एरियाज़ आपके इक्वेटर के नियर होते हैं उनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। और जितने भी आपके एरियाज़ इक्वेटर के आसपास होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं, ठीक है जी। सो अमेज़न बेसिन को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल रीजन बोल सकते हैं। द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन, ठीक है। अब यहाँ इस रीजन में एक बहुत ही स्पेशल रिवर है, ठीक है, जिसके बारे में आपने बहुत, यू मस्ट हैव सीन और मस्ट हैव हेयर्ड फ्रॉम एनीवन, ठीक है, कि एक अमेज़न रिवर होती है, ठीक है, वो यहाँ पे अमेज़न बेसिन में फ्लो करती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। और ये जो आपकी अमेज़न रिवर है ये एट द एंड कहाँ रीच हो जाती है, किस में मिल जाती है, अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। बच्चे ये फुल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है आपके पॉइंट्स हैं जो आपने रिटेन करके रखने हैं, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन गया कि अमेज़न बेसिन के रीजन को और किस नाम से बुलाते हैं हम, तो इसका आंसर क्या है, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। फिर ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अमेज़न रिवर कहाँ जाके मिक्स हो जाती है, कौन से ओशन में जाके ये मिक्स हो जाती है, तो इसका आंसर क्या है, अटलांटिक ओशन। जो आपकी अमेज़न रिवर है वो अटलांटिक ओशन में जाके रीच हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है जी। चलिए, सो द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। रिवर्स माउथ बहुत जनरल कंसेप्ट है, ठीक है। जब आपकी कोई रिवर, व्हेन योर रिवर, ठीक है, और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उस रिवर के, ठीक है, जब वो एक साथ फ्लो करती है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स माउथ, ठीक है। व्हेन अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, जब आपकी रिवर किसी और वाटर बॉडी में जाके मिक्स हो रही है, ठीक है। पॉइंट है टू बी नोटेड इज रिवर माउथ क्या होता है, व्हेन योर रिवर इज गेटिंग मिक्सड विद अनदर बॉडी ऑफ वाटर, उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स माउथ। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म अमेज़न बेसिन। अब आपका अमेज़न बेसिन कैसे बनता है, आपका अमेज़न बेसिन बनता है अमेज़न रिवर्स और उसके साथ की जो रिवर्स फ्लो होती हैं, ठीक है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, ठीक है। ये सारी जो है एरिया में आपके अमेज़न रिवर या जो आपका अमेज़न बेसिन है वो इन सारे एरियाज़ के साथ लगता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इस पूरे में आपने सिर्फ कुछ बातें ध्यान रखनी हैं कि अमेज़न बेसिन इज़ आल्सो रेफर टू एज इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। अमेज़न रिवर flows in the Amazon basin and it reaches to the Atlantic Ocean in the end, ठीक है। River's mouth, when a river flows into another water body it is called river's mouth, okay। and so many rivers जो हैं वो मिलके बनाती हैं हमारे अमेज़न बेसिन को, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। साथ साथ में मैं आपको रिवाइज भी करवा रही हूँ बिकॉज ये चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, तो साथ साथ में आपकी रिवीजन, ठीक है, साथ साथ में आपका जो लर्निंग पोर्शन है वो भी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, सो दैट कि कोई भी पॉइंट जो है वो आपके माइंड से छूटे नहीं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा डू यू नो, ठीक है। डू यू नो आप देख सकते हो, येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डू यू नो है ये।
ओके, व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड अमेजोन रिवर, अब यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बन गया, विच एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड अमेजोन रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, स्पेनिश एक्सप्लोरर्स। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, जो आपके स्पेनिश एक्सप्लोरर्स हैं, दे डिस्कवर्ड द अमेजोन रिवर। सो व्हेन दे वर डिस्कवरिंग द अमेजोन रिवर, दे वर अटैक्ड बाय द लोकल पीपल वेयरिंग हेड गियर्स एंड द ग्रास कट्स। ठीक है, यहाँ पे इस डू यू नो में बस एक ही बात आपने याद रखनी है, अमेजोन रिवर वर डिस्कवर्ड बाय स्पेनिश एक्सप्लोरर्स। ठीक है, ओके, और यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उन्हीं के नाम पे इस पूरे एरिया का नाम अमेज़न पड़ा है, क्योंकि जो यहाँ के लोकल पीपल जो हैं, ठीक है, वो हमें रोमन एम्पायर के अमेज़न्स के बारे में उनकी जो अपीयरेंस है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल मिलती है जो आपके रोमन एम्पायर के अमेज़न पीपल थे उनके साथ इनकी रिजेम्बलेंस मिलती है। इसलिए हमने उनकी रिजेम्बलेंस को देखते हुए, ठीक है, उनके पूरे अटायर को देखते हुए हमने इस पूरे रीजन का नाम रख दिया अमेज़न रीजन। ठीक है जी, ओके, आई होप आपको मज़ा आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है सब कुछ जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कि वेदर कंडीशंस कैसी होती हैं वहाँ पे अमेज़न बेसिन में, वेदर कंडीशंस कैसी हैं। Okay, as you know that the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. बिल्कुल, जैसे आपको पता ही है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको ये बहुत बार बताया हुआ है कि अगर कोई भी रीजन इक्वेटर के आसपास पड़ रहा है तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड होगा, वेट होगा, उसका जो क्लाइमेट है वो पूरे साल क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, रेनफॉल यहाँ पे बहुत प्लेंटीफुल होगी। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो भी क्या है, रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे। ओके, सो बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, द स्किन फील्स स्टिकी, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। ठीक है, यहाँ से नोट करने वाली बात है कि वहाँ पे डे हो चाहे नाइट हो, जो हॉट क्लाइमेट है वो हमेशा वहाँ पे रहता ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रेन जो है यहाँ पे प्लेंटीफुल होती है, रोज़ होती है। ठीक है, द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। ठीक है जी, डे टाइम में तो आपका हॉट एंड ह्यूमिड है ही है, ये वाला अमेज़न का जो एरिया है वो डे में तो हॉट एंड ह्यूमिड है ही है, नाइट में भी उतना ही हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। ठीक है जी, आई होप आपको वेदर कंडीशंस का पता लग गया होगा। आगे चलते हैं रेन फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास के एरिए हैं इसलिए यहाँ पे कौन से होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है आपको अमेज़न बेसिन में मिल जाएंगे। तो आइए, रेन फॉरेस्ट को एज यू ऑल नो हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, so as it rains heavily in the region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches do not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only shade tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, यहाँ के फॉरेस्ट कैसे हैं, यहाँ के फॉरेस्ट हैं काफ़ी थिक, डेंस। ठीक है, बहुत ही घने जंगल हैं, डेंस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इतने डेंस है कि जो सनलाइट है वो भी ज़मीन को, ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती, वो भी ऊपर से ही हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वेजिटेशन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी होती है, यहाँ पे सनलाइट भी आती है, तो वो हर एक चीज़ें हैं जो किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए होनी चाहिए, वो सभी कंडीशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसलिए यहाँ पे थिक फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फौना, birds such as toucans, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkeys, sloth, ant eating tapirs are found here.
Various species of reptiles, snakes also thrive in these jungles. Crocodiles, snakes, pythons abound. ठीक है, एनाकोंडा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक इज़ एनाकोंडा, ठीक है, वो भी आपके रेन फॉरेस्ट में होता है. एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर आर सम स्पीशीज़. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि बर्ड्स कैसे होते हैं. देखिए, इंडियन बर्ड्स आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द जो आपके इक्वेटोरियल रीजन में जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो यूनिक बर्ड्स होते हैं. ठीक है, इंडिया में तो ऐसे बर्ड्स नहीं होते. ठीक है, सो बर्ड्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं, टाउकान्स होते हैं. ठीक है, ये इतने स्पेशल होते हैं, इतने डिफरेंट होते हैं, ठीक है, कि हमें इंडिया में तो हम इनको देख ही नहीं सकते. हाँ, हो सकता है कि कोई ज़ू वगैरह है, ठीक है, तो जो आप कह सकते हो कि जो बड़े बड़े ज़ूज़ हैं, ठीक है, उसमें शायद आपको ये बर्ड्स मिल जाएं. लेकिन नॉर्मली अगर आप बोलो कि आपको इस तरह के स्पेशल बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स दिख जाएं, तो ऐसे बर्ड्स आपको इंडिया में नहीं दिखते. ठीक है, फॉरेस्ट की बात करें, बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे. मंकीज़ हो गए, ठीक है, मंकीज़ हैं, पाइथन्स हैं, ठीक है, स्नेक्स है यहाँ पे. वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्नेक एनाकोंडा आपको अमेज़न फॉरेस्ट में मिल जाएगा. ठीक है, सो ये सब आपको ये बताया गया है. ठीक है, तो इसमें आपने यही चीज़ें याद रखनी हैं. ठीक है, कि यहाँ के फॉरेस्ट किस टाइप के हैं, यहाँ पे कैसे कैसे बर्ड्स मिलते हैं, और यहाँ पे एनिमल्स कैसे कैसे मिलते हैं. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है. ओके, आगे चलते हैं. पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट. अब यहाँ पे जो अमेज़न बेसिन के जो लोग हैं वो कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या काम है उनका, ठीक है, कैसे ये रहते हैं, रहन सहन कैसा है, स्टेटस कैसा है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं. पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट. सो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट. वाइल मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो आप यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली वो जो हैं स्मॉल एरिया में ही एग्रीकल्चर का काम होता है. ठीक है, कुछ फॉरेस्ट एरिया को कट करके, ठीक है, वो वहाँ पे अपना लैंड, उस लैंड को, ठीक है, उस फॉरेस्ट एरिया को, ट्रीज़ को कट करके वो उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए लेते हैं. ठीक है, जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, वो क्या करते हैं, उनका काम होता है हंटिंग करना, फ़िश पकड़ना, और जो वुमेन्स हैं उनका काम होता है एग्रीकल्चर करना. ठीक है, दे मेनली ग्रो पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो. ठीक है, इस तरह के जो आप कह सकते हो कि जो आपकी फसलें हैं, ठीक है, पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ऐसी फसलें यहाँ पे ये उगाते हैं. एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम विद द वेजिटेबल्स दे ग्रो. ठीक है, यहाँ पे मेन काम क्या है? मेन है आपका हंटिंग, फिशिंग. ठीक है, और वो अनसर्टेन है. अनसर्टेन का मतलब हंटिंग ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपकी हंटिंग हो, कभी कभी नहीं भी हो सकती. ठीक है, फिशिंग भी आपका अनसर्टेन है. ठीक है, लेकिन जो आपका एग्रीकल्चर है ना यहाँ पे, वो सर्टेन है. मतलब वो तो जो भी आप चीज़ को उगा रहे हो वो चीज़ तो यहाँ पे होगी ही होगी. ठीक है, और एग्रीकल्चर करने से ही लोग जो हैं वो अपना यहाँ पे गुजारा उनका होता है. ठीक है, दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है. इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट और इन अमेज़न बेसिन एरिया विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड. ठीक है, कौन से टाइप की एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रैक्टिस होती है? तो इसका आंसर क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको आप ज़रूर अपने माइंड में रिटेन करके रखिएगा कि यहाँ पे कौन से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है. यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है. ओके, द स्टेपल फूड इज़ मैनियॉक, ऑल्सो नोन एज cassava, that grows under the ground like the potato. They also eat queen ants and insects. Cash crops like coffee, maize, cocoa are also grown. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको सिर्फ ये बताया गया कि कौन कौन सी यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज. सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेज shaped like beehives.
There are other large apartment like houses called Maloka with a steepy slanting roof. ठीक है, ये बताया गया कि वहाँ पे हाउसेस कैसे बनते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट है तो बहुत सारी वुड जो है आपको मिल जाती है, तो उसी वुड को यूज़ करके यहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है। स्लांटिंग वाले घर होते हैं, स्लांटिंग रूफ वाले घर होते हैं, थैच्ड हाउसेज होती हैं, ठीक है। सो इस तरह के आपके अपार्टमेंट्स लोग अपने बनाते हैं। So life of the people of Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. ओके अब यहाँ पे बताया गया कि कैसे हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, तो वैसे तो लोग यहाँ पे इतना आते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का हॉट और ह्यूमिड जो वेदर कंडीशंस हैं लोगों को यहाँ से आने में रोकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो आप कह सकते हो कि जो एडवेंचरस लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं। और कैसे आते हैं वो, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह में बैठ के आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है। द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट ऑफ द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन अ न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग जो हैं जंगलों में रहते थे, अमेज़न बेसिन के जंगलों में जो थे वो लोग रहते थे। अब उन लोगों को जो है एक नई सेटलमेंट में उन लोगों को एक नई सेटलमेंट मिल गई है, ठीक है। वहाँ पे वो जो है अपना स्लैश एंड बर्न एक्टिविटीज़ करते हैं, स्लैश एंड बर्न की फार्मिंग करते हैं, ठीक है। आइए डू यू नो देखते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, हमें इतना पता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे, बट ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कैसे होता है, ये है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्लैश एंड बर्न इज़ अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस. These are then burnt, which release the nutrients into the soil. Now crops are grown in the cleared field for a few years. So slash और burn का मतलब क्या है, पहले हमने slash करना है। slash मतलब पहले हमने ट्रीज़ को यहाँ से हटाना है, ट्रीज़ को कट करना है, बुशेस को कट करना है, उसके बाद वो जो एरिया होगा उसको फिर हमने बर्न करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में आ जाएंगे, ठीक है। बर्न करने के बाद अब हम इसमें, अब जो लोग होते हैं वो इसमें अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर लेते हैं, ठीक है। सो आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ द लैंड द सॉइल लूजेज इट्स न्यूट्रिएंट्स. बिल्कुल, जब आप बार बार एक चीज़ में स्लैश एंड बर्न करते रहोगे, स्लैश एंड बर्न करते रहोगे, तो एक टाइम आएगा जहाँ पे आपकी सॉइल जो है वो इतनी फर्टाइल नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए व्हाट दे डू, वो फिर से स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी होती है डिफरेंट लैंड एरिया में, ठीक है। तो ये जो स्लैश एंड बर्न का जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूअल वे में होता रहता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बिन डिसअपेयरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन. यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन. अब देखिए, जब आप कह सकते हो जब ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं होती थी, ठीक है, तब अमेज़न का जो एरिया होता था काफ़ी अच्छा होता था, काफ़ी एवरग्रीन होता था, और भी थिक और भी डेंस होता था, ठीक है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अमेज़न के एरिया में हो रही हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो आपका रेन फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में क्या था, ये देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप देख सको, स्टार्टिंग में ये काफ़ी एरिया जो है यहाँ पे फॉरेस्ट होता था, ठीक है। फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुई, लोग यहाँ पे रहना शुरू हुए, लोगों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी, तो कितना एरिया जो है वो आप कह सकते हो कट हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे ये जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन में जा रहा है, ठीक है। द टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल्स एंड द लस्ट फॉरेस्ट टर्न्स इनटू बैरन लैंडस्केप, ठीक है। अब वो भी दिन दूर नहीं है जब आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो एवरग्रीन नहीं रहेगा, ठीक है। एक टाइम आएगा, अभी नहीं, बट हाँ कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ सालों के बाद ये टाइम भी आएगा. सो
थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर अमेज़ॉन रीजन। ठीक है, अमेज़ॉन के रीजन में, अमेज़ॉन बेसिन में हमने बहुत कुछ पढ़ा है आज। लोगों के बारे में पढ़ा है, रेन फॉरेस्ट के बारे में, वेदर कंडीशंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन की है कि अमेज़ॉन बेसिन को इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। तो बहुत कुछ हमने किया आज। आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि आपके प्यार से, आपकी मोटिवेशन से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय।